नमस्कार। फसल सलाह ऐप की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। तो हमारी चर्चा इसी पर है, क्या इस बढ़ाई हुई एमएसपी से किसानों को फ़ायदा मिलेगा? और इस चर्चा में हमारे साथ हैं जाने-माने एक्सपर्ट डॉक्टर बीके सिंह, वो फसल सलाह ऐप के फाउंडर भी हैं। ही इज़ अ वेरी सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट, ही इज़ अ साइंटिस्ट and he's been in the agro business for many years. And we also have very senior journalist Dr. Subramani Ra Makambu. Welcome, sir. Mr. Subramani has been in the agribusiness. He's been covering the agribusiness and commodities for over 30 years now. तो आपका स्वागत है। हम आपसे चर्चा करते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगी मिस्टर सुब्रमणी से। सर, ये जो केंद्र सरकार ने फसलों की एमएसपी बढ़ाई है, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? केंद्रीय सरकार ने ये फसल का ये एमएसपी 4% से 8% तक बढ़ाई की है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल्स आप देखें तो वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा ऑयल सीड्स जो अपने के लिए तेल देते हैं उसका ज़्यादा पैदा करें, और ये पल्सेस का भी जो अरहर उड़द वैसे पल्सेस को ज़्यादा ज़्यादा पैदा करने के लिए वो ऐसा किए हैं। तो उनका फोकस अभी है कि किसान फूड ग्रेन्स या चावल गेहूं खरीफ में नहीं करते हैं, फिर भी रबी में करते हैं। चावल गेहूं इससे और बढ़ाना, इससे हम शिफ्ट करना है। यहाँ से हम ऑयल सीड्स और पल्सेस के लिए जाना है, क्योंकि ये इसका बहुत शॉर्टेज है। और आप देखिए तो ये पल्सेस हम बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये ऑयल सीड्स के वजह से भी बहुत सारे हमारे पैसे बाहर जा रहे हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज का भी प्रॉब्लम है ना। ये ऑयल सीड्स है और टॉप 5 में है एडिबल ऑयल्स का इंपोर्ट। इस साल तो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन करीब 15 मिलियन टन्स इंपोर्ट कर रहे हैं हर साल। तो ये जैसे अपने तेल, ये जो पेट्रोल डीजल वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ये भी करने शुरू कर दिए हैं। ये जो बात है कि समथिंग टू रियली वरी अबाउट। तो इसके हिसाब से जो सरकार कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसान ऑयल सीड्स और पल्सेस को कल्टीवेट पैदा करे, ताकि सबके लिए अच्छा होगा। ओके। मैं अब डॉक्टर बीके सिंह से जानना चाहूंगी, उनके क्या विचार हैं इस केंद्र सरकार के इस नए फैसले पर। देखिए, एमएसपी जब से शुरू हुआ है लेट 60-70 से, तो बेसिकली मेन उद्देश्य इसका था कि किसान ज़्यादा प्रोड्यूस करे, उनको एक निश्चित कमाई मिले उस प्रोडक्शन का। तो ये उस समय शुरू हुआ था जब बहुत ग्रेन की शॉर्टेज थी, हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। ओवर द इयर्स हमारा जो एमएसपी के ऑपरेशंस के थ्रू, खास करके फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चावल गेहूं की पैदावार में अच्छी तरक्की हुई है। हमारे पास जो गोडाउंस हैं, एफसीआई के गोडाउंस हैं, जितना होना चाहिए उससे 1.5 गुना 2 गुना हम लोग स्टोर करते हैं। फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एमएसपी का बड़ा अच्छा असर रहा है। और जैसा कि सुबू जी ने बोला कि एक तो कि ग्रेन्स की प्रोडक्शन लॉपसाइडेड रही, अच्छी रही, किसानों को भी उसमें फ़ायदा हुआ, और जितनी जो प्रोडक्शन होती थी वो खास करके कुछ राज्यों में इसका बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ की किसान उगाते थे, उनको मालूम है इतना उगाऊंगा हमको इतना पैसा मिलेगा, तो एक पीस ऑफ माइंड था कि हमको मिल जाएगा उतना। तो एक बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन उस हुआ कि ये फूड ग्रेन्स का जो जहाँ जहाँ 3 स्टेट में तो उसका असर हुआ, लेकिन और दूसरे प्रांतों में इसकी कोई
उसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। और जैसा कि सुबू जी ने बोला कि खास करके खाद्य तेलों में और दलहनों में एमएसपी तो था, लेकिन एमएसपी उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। तो किसानों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला कि हम उतना प्रोड्यूस करें। इस बार जैसा कि सुबू जी ने बोला कि करीब 8% सोयाबीन के लिए उन्होंने कहा है, और कुछ तिल के लिए भी उतना ही कुछ किया है, लेकिन पल्सेस के लिए भी किया है। लेकिन हमारे हिसाब से ये उतना एडिक्वेट नहीं है। यदि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जाना है तो इसमें हमको और कुछ बोल्ड एफर्ट की जरूरत पड़ेगी किसानों को ऑन बोर्ड लाने के लिए। उनको चाहिए कि देखिए 70s के पहले इतना तेल का, खाद्य तेल का आयात नहीं होता था। अभी इतना होने लगा है कि 20 लाख टन, 30 लाख, 20 लाख टन, 22 लाख टन इंपोर्ट होता है। इतना फॉरेन एक्सचेंज, खास करके पाम ऑयल की रिफाइनरी यहाँ लग गई है। तो हम, और पहले तो नहीं होता था। पहले हम वो अपना सरसों, ग्राउंडनट, तिल, कोकोनट से अपना काम चला लेते थे। लेकिन जब से सस्ते तेल आने लगे हैं तो तेल की कीमतें घट गई हिंदुस्तान में, और किसानों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिला कि हम उतनी तिलहन की उत्पादन करें। तो इसमें जो कदम तो ठीक है, लेकिन पूरा भरपूर कदम मैं नहीं मानूंगा उससे। इससे इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। उसे उसमें और भी प्रोत्साहन की ज़रूरत है। उसमें और भी चीज़ें करनी चाहिए किसानों के लिए, भारत सरकार को। We can't hear you, Sarvishta. आप म्यूट पे हैं आप। सॉरी। तो मेरा ये सवाल था कि जिस तरह से सुब्रमण्य साहब ने बताया कि ये जो फैसला है सरकार का, ये लार्जली जो नजर आता है कि दालों को उगाने की तरफ किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां कीमतें बढ़ाई गई हैं, और खाद्य तेल की तरफ। लेकिन क्या इससे ये आने वाली फसलों के लिए है, और जिस तरह की जो हमारे देश में जो किसान जिस तरह की खेती करते हैं, उससे इस फैसले से किसानों की आमदनी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? ये मेरा सवाल सुब्रमण्य साहब आपसे है। नहीं, ये जो दालों का ये हिसाब है उसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हम इंपोर्ट परमिट किए हैं, तो ये इंपोर्ट इस साल के दिसंबर तक होगा। तो ये क्या होगा कि इसकी वजह से ये इस पे आपको ये जो प्राइस मिल रहा है, वो दाम मिल रहे हैं, तो उसका लिमिट कम होगा। तो ये मेरे हिसाब से इसका क्या बोलते हैं कि फुल बेनिफिट्स नहीं जा सकता है। सारे के सारे जो 100% का वो बेनिफिट फार्मर्स को, जो किसानों को मिलना का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारा ये जो इंपोर्ट पॉलिसी ऐसा है, क्योंकि पिछले साल ये जो दालों का शॉर्टेज हो गया है, जो जितना हमको चाहिए वो हमारे पास नहीं था। इसके वजह से दाम ऊपर चलने लगा, तो इसके हिसाब से इंपोर्ट का परमिट दिया, और इंपोर्ट अभी इस साल के अंत तक होगा। तो जब देखें तो जो दाल में हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसका दाम थोड़ा कम ही रहेगा। अब भी कुछ दालों का जो दाम है वो एमएसपी से कम है। तो यहाँ पर सरकार को क्या करना है कि ये तय करना है कि उनको एमएसपी मिलेगा, तो नाफेड जैसे प्रोक्योरमेंट एजेंसी को उसके वजह से खरीदना है, और वो देखना है कि ये दाम नीचे नहीं जाएगा। हम एक एग्जाम्पल दें तो 2 साल पहले जो कॉटन था, कॉटन
तो कॉटन का दाम कम था, तो गवर्नमेंट ने सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा से कॉटन को खरीदा था। करीब 100 बेल नहीं 100 नहीं 130 लाख बेल की खरीद किया था सीसीआई ने। इसकी वजह से ये कॉटन का दाम वैसे ही एमएसपी के नीचे नहीं गया। और अब पिछले साल हम देखें तो पिछले साल मैं कहते कोई इस अक्टूबर 2021 से आज तक ये जो कॉटन का फार्मर है वो जो एमएसपी है एमएसपी से डबल द प्राइस मिल रहे हैं। तो जो कपास बोलते हैं या कपास जिन्होंने जो किसानों ने कपास का कल्टीवेट किया था, पैदा किया था, उनको बहुत अच्छा पैसा मिला था। तो वैसा हो सकता है। तो पल्सेस को भी, दालों को भी वैसा कोई कुछ करना है जहाँ पे नाफेड खरीदेगा एमएसपी से, और ये सरकार देखना है कि एमएसपी से नीचे ये इसका दाम नहीं जाना है। जब जाता है तो फार्मर के इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस बार इसका असर पड़ सकता है क्योंकि आप प्राइसेस तो दाम तो एमएसपी से कम है, तो इसका असर जरूर पड़ेगा मार्केट पे, किसानों के भी वो असर पड़ेगा। तो इसका तो सरकार को इसको देखना है और देखना है कि कैसा उनका उत्साह देना है। तो अब लगता है कि उनको कोई गारंटी देने से बहुत अच्छा होगा कि बोलेगा कि अगर दाम एमएसपी से नीचे जाता है तो हम खरीदेंगे। इसके पहले भी है लेकिन करता है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये जो राज्य सरकार है जो अब कर्नाटका है, कर्नाटका में आप देखिए कई बार अरहर का दाम एमएसपी से नीचे जाता है और उस सरकार को मध्य सरकार से विनती करना है और फिर प्रोक्योरमेंट करना है, परमिशन करना है। अगर इसका कोई हिसाब, कोई अरेंजमेंट जो जहाँ पर एमएसपी से गिरे तो नेचुरली प्रोक्योरमेंट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर आके कुछ करेगा, कुछ मदद करेगा, वैसा कुछ प्रबंध करना है तो ये तो किसानों के लिए जरूर फायदा। मेरा अगला सवाल इससे ये है कि जिस तरह से अभी यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से जो खाद्यान्नों की जो कमी आई है, तो ऐसा कुछ असर आगे हम दालों के उसमें देख सकते हैं कि जिससे कि कीमतें बढ़ेंगी और उससे किसानों को कुछ फायदा मिलेगा? क्योंकि इंपोर्ट्स तभी होंगे जब बाहर के बाजारों में उसकी उपलब्धि होगी। नहीं, यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई हो रहा है उसके वजह से पल्सेस में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पल्सेस तो आ रहा है टर्की से या कनाडा से। कनाडा में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये वेदर का प्रॉब्लम, ज़्यादा गर्मी हो जाए या ज़्यादा बारिश हो जाए या ज़्यादा ठंड हो जाए तो वो फसल के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। अभी वैसा नहीं लग रहा है। तो ये जो ऑयल चीज के ऊपर हुआ है, जो इम्पैक्ट हुआ है ये जी, युद्ध ऑयल के कारण, या वो दालों के ऊपर नहीं होगा, अभी होने का संभव बहुत कम है। ऑयल पर संभावना है, लेकिन ऑयल पर संभावना है, लेकिन ये जो देख रहे हैं कि अब मार्केट नीचे आ रहे हैं। ये आप देखिए कि तेल की पाम ऑयल, पर्टिकुलरली पाम ऑयल का दाम नीचे आना शुरू हो गया है, क्योंकि ये इंडोनेशिया में अभी क्या, इंडोनेशिया अभी एक्सपोर्ट करने का तय किया है, वो अरेंजमेंट सब हुआ है। अभी इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा आने वाला है पाम ऑयल का। इसी हिसाब से तेल का ये जो रेट है वो कम होने का संभव है, हो रहा है। आज भी गिरावट हुआ है पाम ऑयल में, मलेशियन पाम ऑयल में, क्योंकि इंडोनेशिया से आ रहा है। इंडोनेशिया का करीब करीब 30 मिलियन टन को एक्सपोर्ट करना है। अभी उनके स्टॉक है 3 मिलियन टन का। 3 मिलियन बोलेगा तो 30 लाख टन का। तो इससे तेल का वो दाम गिरेगा। और अब आने महीने में ये उत्पादन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो बारिश का नहीं, वहाँ पर जो इंडोनेशिया, मलेशिया में उत्पादन ज़्यादा होगा। हमारे लिए भी ये करीब आ रहे हैं, तो सितंबर, अक्टूबर से ये नया फसल भी आने वाला है, मार्केट में आएगा। तो अभी गिरावट की तो वो उसका भी असर पड़ेगा मार्केट। जी, जी।
तो यहाँ पे मेरा सवाल है डॉक्टर बीके सिंह से। ही इज़ अ रिनाउंड मेट्रोलॉजिस्ट एंड उनका काफ़ी काम है और हमारी फसल सलाह ऐप का एक बहुत बड़ा फीचर है वेदर फोरकास्टिंग। तो जिसका कि फसल कैसी होगी इस तक का अंदाज़ा हम फसल सलाह ऐप के ज़रिए लगा सकते हैं। तो डॉक्टर बीके सिंह, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह के फ़ोरकास्ट हैं आगे के वेदर के और जो पैटर्न अभी वेदर पैटर्न चल रहा है, तो हम किस तरह की पैदावार का अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले समय में? क्योंकि अगर पैदावार किसान तो हर तरह से मारा जाता है, पैदावार ज़्यादा अच्छी हो जाए तो भी उसको एमएसपी से नीचे उसको कीमत मिलती है, और अगर पैदावार अच्छी ना हो तो वो अपनी फसल की कीमत भी वसूल नहीं कर पाता। तो ऐसे में आपका क्या अनुमान है? देखिए, ये बड़ी विचित्र स्थिति है सरकार के लिए और किसान के लिए, दोनों के लिए। होता क्या है कि आगे का खाली जो पूर्वानुमान होता है फसल के पैदावार का, वो न सरकार को मालूम होता है न किसानों को मालूम होता है। मोस्टली डिपेंड करता है वेदर के ऊपर कि आगे मौसम कैसा रहेगा। तो यदि हम जो फसल सलाह ऐप में जो हम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमको पता है कि किसान कितना प्रोड्यूस करने वाला है, पर एकड़ कितना प्रोड्यूस करेगा। उस हिसाब से हम एक निश्चित अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल पैदावार जैसे सोयाबीन की या चने की या गेहूं की कितनी होगी। तो उसका उस पूर्वानुमान के हिसाब से यदि पहले से प्लान करें, होता क्या है कि सरकार को एक समझौता करना पड़ता है किसानों के बीच में और शहरियों के बीच में। जैसे ही प्रोडक्शन कम होती है तो महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, लोग सड़कों पर निकल पाते हैं और प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार एकदम से इंपोर्ट करना शुरू कर देती है। उससे क्या होता है कि बाहर से तिलहन दलहन या फूड ग्रेन्स भी इंपोर्ट हुआ तो प्राइस गिर गई तो किसानों को प्राइस नहीं मिला। तो एक बैलेंस नहीं हो पाता है। उसका एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म होना चाहिए कि पता रहे कि भाई इतना होने वाला है, इतने शॉर्टेज है, और उतना हम जो नाफेड है चाहे एफसीआई है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अपना वो रखे अपना, और जब जरूरत पड़े तो उतना अपना ग्रेन से खोल करके उसको मार्केट को कंट्रोल कर सके। अभी मौसम के हिसाब से इस बार जो मॉनसून का प्रेडिक्शन है बड़ा अनसर्टेन सा है। वैसे तो कहते हैं कि ठीक रहेगा, लेकिन हम लोग का जो खुद का अनुमान है कि कुछ इलाकों में बारिश कम रहेगी, और ख़ास करके जब बुआई के टाइम में तो अच्छी बारिश रहेगी, तो बुआई आपकी हो जाएगी। लेकिन कम अगस्त सितंबर कहीं कहीं पर बारिश, खास करके आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, उड़ीसा में कम होने की संभावना है। इसलिए वहाँ के जो क्रॉप होगी उसमें उसका असर पड़ेगा। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं किसानों को बोले अपने मौसम के हिसाब से कि आप ये फसल लगाइए, आपको प्राइस भी अच्छी मिलेगी और आपका मौसम भी ठीक रहेगा। इस तरह हम किसानों को अपने इंडिविजुअल बेसिस पे किसानों को सलाह देते रहते हैं, उससे किसान फ़ायदा उठाते हैं। हम ये भी बताते हैं कि किसकी प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आप उसको अपने पैदावार को स्टोर कर लें या बेच दें। तो ये भी सलाह हम लोग देते रहते हैं। लेकिन ये ओवरऑल सिचुएशन गवर्नमेंट के पॉलिसी पे डिपेंड करती है। एकदम से अभी देखता हूँ कि एकदम से एक अनाउंसमेंट होता है कि फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट होगा, सारे एक्सपोर्टर दौड़ पड़ते हैं, करीब 7 लाख 8 लाख टन का सौदा हो जाता है, फिर बोलते हैं नहीं 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 इसको हम बैन करते हैं। उसका असर बड़ा प्रतिकूल पड़ता है मार्केट के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर और किसानों के ऊपर भी। तो अभी अच्छा मौका था, यूक्रेन की जो लड़ाई जिसका आप जिक्र कर रही थी, वहाँ से गेहूं की आप पैदावार आ नहीं रही है, अमेरिका में प्राइस बढ़े हुए हैं, तो उसका आपको एडवांटेज लेना चाहिए था। अब उसको किस तरह सरकार उसका इस्तेमाल करती है एज ए पॉलिटिकल
काइंड ऑफ थिंग कि हम नेबर को देंगे, इसको देंगे, कुछ चल रही है बात। तो ये सरकार की पॉलिसी है, ये बट एक ओवरऑल पॉलिसी जो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, जिससे किसानों को पता लगे कि हम उगाएंगे तो हमको तब मिलेगा ही। अब सुब्रमण्यम साहब ने बोला कि ये दलहन या तिलहन के बारे में। अभी क्या है कि आपने एमएसपी अनाउंस कर दिया, आपने दलहन की कीमत 7% 8% बढ़ा दी, लेकिन साइमल्टेनियसली आपने इंपोर्ट खोल दिया, तो इंपोर्ट आने लगी तो बाजार का भाव तो गिर गया। तो किसान तो बोल रहा है एमएसपी तो आपने बढ़ाया, लेकिन बाजार में तो एमएसपी की कीमत है नहीं, मैं क्यों लगाऊंगा। लेकिन यदि सरकार गारंटी करके नहीं आप लगाओ, हम खरीदेंगे आपसे, तो उसका उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। ये एमएसपी अनाउंस करना, एमएसपी गारंटी करना दो भिन्न चीजें हैं। गारंटी सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें कितना आ जाएगा सरकार को खुद नहीं मालूम होता है, उतना बजट नहीं बना पाते हैं वो। लेकिन उसका व्यवस्थित रूप से यदि करना हो, फॉर एग्जाम्पल हम सालों से कहते आए हैं कि सरसों एक ऐसी दलहन है जो कि पूरा एडिबल ऑयल शॉर्टेज को समाप्त कर सकती है एक सिरे से। खाली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को आप बोलो अलग से कि आप उगाइए, हम आपको खरीदेंगे और 200-300 रुपया पर हेक्टेयर आपको अलग से सब्सिडी देखते हैं। आप देखिए कि तीसरे साल में आपकी इंपोर्ट बंद हो जाएगी, पाम ऑयल बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है उसके लिए बड़ा एक डेफिनेट स्टेप, एक बोल्ड स्टेप जो बोलते हैं वो लेना पड़ेगा, तभी वो ऐसा संभव है। ये जो आप एक तरफ तो चूंकि आप प्राइस इंक्रीज होना नहीं देना चाहते, दूसरी तरफ एमएसपी बढ़ा देते हैं, तो दोनों का जो मेल जो है ना वो ठीक हो नहीं पाता है। तो किसान भी देखता है कि बाजार में तो नहीं आ रहा है, इतने तो तेल आ रहा है, मैं क्यों लगाऊं, वो अपने हिसाब से फिर खेती करता है। तो उसलिए एमएसपी का जो उतना इम्पैक्ट हो नहीं पाता। दूसरी चीज एक और है जो आपके माध्यम से मैं लाना चाहता हूँ, एमएसपी तो बढ़ाया, लेकिन आप देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई। जो यूरिया जो शायद 660 रुपये का बोरा आता था, अब उसकी कीमत वही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी घटा दी है। कहने को तो यूरिया की कीमत बढ़ी नहीं पर बैग, लेकिन वो 50 किलो से 40 किलो हो गई, तो क्या फर्क है, उसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई ना। और उसी तरह डीएपी की प्राइस हो गई, डीजल की प्राइस हो गई, और आदमी जो ट्रैक्टर चलाता है उसकी कीमत तो बढ़ गई। तो मेरे ख्याल से इसका जरूर उन लोगों ने कंसीडर किया होगा, लेकिन ये एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं है। यदि आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है इन चीज़ों की, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। किसान को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है एमएसपी बढ़ने से। हम चाहते हैं कि और एमएसपी बढ़े, और कुछ जगहों में और कुछ फसलों के लिए तो गारंटी करे कि ठीक है आप प्रोड्यूस करो, मैं ले लूँगा, आप उसको रखो चाहे एक्सपोर्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि आप ले लेंगे तो आपको अपने गोडाउन में रखना पड़ेगा। एक तो प्राइस बैलेंसिंग मैकेनिज्म के अंदर आप रखो, और फिर जब प्राइस बढ़े तो उसको मार्केट में बेच दो। वैसा करती है नाफेड वगैरह ने किया है पीछे दलहन में। लेकिन तिलहन में भी ऐसा हुआ है, एसटीसी एमएमटीसी इंपोर्ट करती थी और उसको बेच दिया करती थी सिविल सप्लाई के थ्रू। तो उसको दोनों चीज़ों को, एक तो है एमएसपी और दूसरा एमएसपी गारंटी। किसान लोग जो है एमएसपी गारंटी मांगते हैं, सरकार देने में असमर्थ है। मैं समझ सकता हूँ क्यों, क्योंकि उनको क्वांटिटी नहीं मालूम कितना वो खर्च करना पड़ेगा। लेकिन वही उसका समाधान फसल सलाह ऐप के पास है, बिल्कुल है। हम लोग कहते हैं उसका असर है, और हम लोग प्रिडिक्ट भी करते हैं। हम लोग फसल सलाह के थ्रू एडवाइस भी करते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल से फसल सलाह ऐप का इतना अच्छा फीचर है कि न सिर्फ जिसका फायदा न सिर्फ सरकार को हो सकता है, किसान को भी हो सकता है, पूरे देश को एट लार्ज हो सकता है कि अगर हमने यील्ड प्रेडिक्शन कर दिया, किसान को मालूम है
कि उसके खेत में कितनी पैदावार हो सकती है, इतना एक अच्छा अनुमान उसको अगर मिल जाए तो उसके लिए बहुत आसानी है अपनी अपनी फसल की कीमत और उसके उसको उसका उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसके उस किस मंडी में वो ले जाएगा, कहाँ वो बेच सकता है, उसके लिए उसको क्या इंतजाम करने हैं, क्या कीमत उसको मिल सकती है, आगे की प्लानिंग कर सकता है। सरकार प्लानिंग कर सकती है कि इतना प्रोडक्शन इस बार होगा तो हमें कितना इंपोर्ट करना है, कितना नहीं करना है, उस हिसाब से मार्केट प्राइसिंग होगी और देश की जनता को भी उसी हिसाब से, जब इंपोर्ट हम इतना इंपोर्ट में अपना पैसा दे रहे हैं, हमारे देश का पैसा जा रहा है और हमारी देश की जनता महंगी दालें, महंगा तेल खरीदती है और हमारा किसान भी खाली हाथ रह जाता है। तो ये इतना अच्छा फीचर है, मुझे लगता है कि इसका बहुत इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बड़े व्यापक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए फसल सलाह मुझे ऐप के फीचर का। जी जी मुझे एक दो चीजें बताना है। एक एक है जी। तो ये जो एमएसपी का बात कर रहे हैं, तो हाँ जी। एमएसपी को गारंटी करना है तो एक और चीज सरकार कर सकता है कि ये तो बफर स्टॉक्स कर सकते हैं, बिल्ड्स कर सकते हैं। वो ऐसा हमने चीनी के लिए किया था और जी प्याज प्याज का भी कर रहे हैं। प्याज का 2 लाख टन हम स्टोर कर रहे हैं, बफर स्टॉक्स है कर रहे हैं। जी लेकिन ये भी सच है कि कुछ किसानों संतोष नहीं है, क्योंकि 9 रुपया 10 रुपया ही से खरीद रहे हैं नाफे, तो उससे थोड़ा नाराज नहीं बताएंगे, कुछ नहीं है। तो जी लेकिन अगर एमएसपी से खरीद सकते हैं, जो बफर स्टॉक हम रख सकते हैं, तो एक एक हिसाब से ये गारंटी कर सकते हैं कि किसानों को एमएसपी मिल सकता है। और दूसरे, जब ये इसका दाम ज़्यादा हो रहा है, तब उसको मार्केट में उसको बेच सकता है सरकार, तो इससे इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकती है। और दूसरा, हम एमएसपी गारंटी को बोल रहे हैं। एमएसपी गारंटी उसका एक प्रॉब्लम है। माने डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसका एक चर्चा चल रहा है। जो एमएसपी जो सरकार दे रहे हैं, उसके ऊपर दूसरे देशों ने हमारे ऊपर कंप्लेन किए हैं, तो वो एक केस चल रहा है। तो उसका भी उस हिसाब से सरकार को थोड़ा तकलीफ है। गारंटी देना इसलिए बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो डब्ल्यूटीओ को कंप्लाइंट नहीं है। डब्ल्यूटीओ को कंप्लेन करना है, तो वो तो है। तो ये दोनों मुझे बताना जरूरी है। बफर स्टॉक्स कैन हेल्प, क्योंकि यस। शुगर में वो देखे हैं, ऑनियन में भी जी बफर स्टॉक्स दिए हैं, तो जी पल्सेस के जी लिए भी बफर स्टॉक बिल कर सकते हैं। वो नाफर्ड या कुछ लोगों से बफर स्टॉक बिल करने के लिए बोल सकते हैं। और इसका स्टोरेज उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप हमारे लिए वर्ल्ड क्लास स्टोरेज आ रहा है, साइलोज आ रहा है। तो अभी शुरू हो रहा है, शुरू नहीं, शुरू हो गया है, तो उसका भी स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। और हम अब चावल को भी स्टोर करने का वो टेक्नोलॉजी, वो साइलो आ गया, करीब वो आ गया है। तो ये पल्सेस का भी स्टोर करने का उतना तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि जब हम चावल को स्टोर कर रहे हैं 2 साल के लिए, तो इसको भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही वो टेक्नोलॉजी करीब करीब वैसे ही होगा, तो उसमें भी नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट सोचना है कि बफर स्टॉक्स करने के लिए, ये पल्सेस के लिए, तो सबके लिए वो फायदा होगा। जी जी। लेकिन जिस तरह से अभी पूरे विश्व के बाजार में फूड सिक्योरिटी को लेकर एक कंसर्न है और इतनी डिमांड वीट को लेकर हुई है, तो आगे चलकर ऐसा कुछ और किसी और क्रॉप को लेकर हो सकता है? देखिए, ये फूड का कंसर्न है ज़रूर, लेकिन आप देखिए तो ये जो मक्का है, जो यूएस में, अमेरिका में, जो अगर आप 100 किलो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर जी 100 टन पैदा कर रहे हैं यूएस में, तो उसमें 30 टन तो इथेनॉल के लिए जा रहे हैं। और सोयाबीन ऑयल, आज आज एक रिपोर्ट देखा हूँ, एक यूएसडी का रिपोर्ट है कि सोयाबीन ऑयल में जो सोयाबीन ऑयल अमेरिका उत्पादन कर रहे हैं, उसमें वो जो उनका बायोफ्यूल डिमांड है, उसका 40% अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं, वो अगर ये मानिए कि उनका बायोडीजल डिमांड
10 किलो है, उसमें 4 किलो सोयाबीन ऑयल है और 3.5 का डिमांड कॉर्न से जा रहे हैं, मक्का से जा रहे हैं। तो ये भी जब भारत ने व्हीट एक्सपोर्ट का वो बैन किया था, तब कुछ लोग ने ये G7 ने हमको क्रिटिसाइज किया था। तो जी एक तो ये जो आर्ग्यूमेंट था, तो बोल रहे थे कि जो लोग जो फ्यूल के लिए यूज रहे हैं, तो जो फूड क्रॉप है, मक्का हो या सोयाबीन ऑयल, तो फूड तो जब आप फ्यूल के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें क्यों हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जी और ये भी है कि जब ये रशिया यूक्रेन का इशू आ गया, तो फूड प्रोटेक्शनिज्म आ गया है। सभी अपनी इट्स लाइक इंग्लिश में बोले थे, फर्स्ट सेल्फ देन ओनली नेक्स्ट। फर्स्ट वी विल लुक राइट एट आवर नीड्स एंड राइट देन ओनली वी विल लुक एट वर्ल्ड। तो इंडोनेशिया किया है, मलेशिया किया है। मलेशिया ने दो हफ्ते पहले चिकन एक्सपोर्ट्स को बैन किए हैं। हम्म रोमानिया हैज बैंड एक्सपोर्ट्स, हंगरी हैज बैंड एक्सपोर्ट्स। और आप देखिए कि यूएस बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि इतना बड़ा देश है, अगर इतना बड़ा है तो वो क्यों कुछ नहीं कर रहे। हम तो बोल रहे हैं कि हम देंगे अपने नेबर्स को। इजिप्ट ने अभी 5 लाख टन मांगे हैं हमारे से गेहूं, उसमें अभी 55 टन अभी चल गया। पिछले पिछले हफ्ते वो चल गया है। और अभी बांग्लादेश 62 लाख टन मांग रहे हैं हमसे गेहूं। और भारत अभी तक नहीं, भारत अभी उनको खत भेजा था कि आप बोलिए आपको कितना चाहिए, हमको जी देखना है कि उतना मिलेगा या नहीं। तो बांग्लादेश ने एक खत अभी भारत से बोला है कि उनको 62 लाख टन का गेहूं का डिमांड होगा। तो नेपाल को भी हम दे रहे हैं, हम पाकिस्तान को भी दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमसे नहीं ले रहे। पिछले जी साल हमने बोला कि पाकिस्तान को शक्कर और गेहूं देंगे, कपास भी देने का उतर था, लेकिन पाकिस्तान नहीं ले रहे। वो जी हम देखिए हमारा दाम है करीब $350, 350 का, लेकिन वो खरीद रहे हैं 450, 425। तो वो ज्यादा दाम दे के ले रहे हैं। पता नहीं, हम हमारा सरकार बोल रहे हैं कि हम देंगे, वो नहीं बोला कि नहीं देंगे, लेकिन वो नहीं मांग रहे। तो अब जी जब नेबर को देख रहे हैं, उसका भी अच्छा है। आप देखिए तो श्रीलंका का प्रॉब्लम हुआ है, तो श्रीलंका को जी हम मुफ्त पेट्रोल दिए हैं, जी चावल दिए हैं। जी तो ये भी जी हो रहा है। जो ये फूड का प्रॉब्लम है कि जब हम ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं अपने वेलफेयर और अपने संस्कार को ही देखेंगे, दूसरे को नहीं देखेंगे, तो जी इसी से हो रहा है प्रॉब्लम। सी when सो you are self-centered, selfish, this happen, and most of the राइट nations have become very selfish or self-centered rather than जी looking at the whole thing. Whereas जी India, in a way, is a better because आप भारत बोल रहे हैं, we will look after the needs of the vulnerable countries. Vulnerable माने कि अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका में कंट्रीज है जो जो जी बहुत दे आर वेरी पुअर कंट्रीज। सो बोल रहे राइट हैं वी विल लुक एट नीड्स। और हम तो आपको बोले हम उनको चावल दे रहे हैं जो थाईलैंड और वियतनाम से $100 कम से दे रहे हैं चावल। हम्म हम्म हमारा तो 350 का है हमारा चावल, वो दे रहे जी हैं 420, 425 में दे रहे हैं जी जी तो 1 टन। हमारी सरकार की फूड डिप्लोमेसी तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी यही बयान दिया था, जब ये कहा गया कि जो कि यूरोपीय सारे देश ये आरोप लगा रहे थे कि हमने पहले एक्सपोर्ट खोला गेहूं का और उसके बाद फिर उसको बैन कर दिया, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जो अमीर देश थे वो ज्यादा पैसा दाम देकर गरीब देशों का हक मार रहे थे, इसलिए हमने उसको रोका और अपने पड़ोसियों को रोका जो हमारे रेगुलर बायर्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल बायर्स हैं, उनके लिए हमने इसको रोका है। तो ये बहुत अच्छा है, हमने अपने पड़ोसियों को भी की जो जरूरतें हैं उनका ख्याल रखा है, हमने अफ्रीकी देशों की जरूरतों का ख्याल रखा है, हम कम दाम पर अफगानिस्तान को गेहूं। भी दे रहे हैं, हम अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं। जी जी लेकिन इससे अपने देश के किसान का तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि उनको अच्छी कीमत मिल रही थी उस वक्त। अब नहीं, अब सरकार वो नहीं, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन सरकार तो किसानों का वेलफेयर देख रहे हैं। तो ये इसे अब भी एमएसपी से ज्यादा है। आप रेट देखिए तो ओके नेशनल एवरेज जी प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस है
जी 2055 है आज का, जी जी जो हमारा एमएसपी है 2015 का, तो जी 40 रुपये ज्यादा है। जी और किसानों को वेलफेयर देखें, क्योंकि इस बार तो फर्टिलाइजर का दाम सब बढ़ गए, उसका जी सब उसका सब रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लिया है। गवर्नमेंट जी ने वो जो सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी आप देखिए तो दाम डबल हो गया। फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज गॉन अप डबल, ट्वाइस देन व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। द एंटायर बर्डन ओके अभी गवर्नमेंट ले रहे हैं। जी तो इसको भी हम जी सोचना है, इसको भी जी हम जी देखें जी तो तो जो जो उस तरह से वो किसान को उस लिहाज से फायदा हुआ है कि फायदा अगर हुआ है, वहाँ देख रहे हैं। वहाँ उसको उस तरह का दाम अगर रुकने में रुकावट आई तो यहाँ सब्सिडी सरकार ने उनको दे दी, तो ये आगे की फसलों के लिए उनको फायदा है और उस और लिहाज और और मेरा मेरा एक दोस्त ने बोला कि ये भारत सरकार का पॉलिसी बोल रहे हैं, बारे में बात कर रहा था, तो बोल रहा है कि भारत सरकार चाहते हैं कि कोई भी भूखे ना मरे। जी जी तो या तो इसको हम अप्रिशिएट करना है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन सरकार के पास है मैं क्या बोलूँ कि सरकार के ड्रॉबैक्स है, सरकार के जी पॉलिसीज में ड्रॉबैक्स है। लेकिन आप सब देखें तो हमारे जो पॉलिसी नहीं, जो ये जो किए हैं कि कोई भूखा ना मरे ये इस होल संसार में, तो अच्छा ही है ना। तो वैसे बिल्कुल, लेकिन इसका इसका हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो हमें फ़ायदा मिलेगा, डेफ़िनेटली मिलेगा। भारत की छवि और इससे और और बेहतर होगी। लेकिन हमें लेकिन साथ में अपने जी, जी, एक एक और मैं बोल रहा हूँ कि इस बार आप देखिए तो ये जो कपास किए हैं, कपास जो किसानों कपास का फायदा किया, उनको बहुत अच्छा फायदा मिला है। और ओके, जो ईख ईख के किसानों को भी बहुत अच्छा फायदा मिला है। सोयाबीन जो जिसने फायदा किया, उनको भी अच्छा फायदा मिला है। जी, और मस्टर्ड जो बोले हैं कि सरसों जी, सरसों सरसों जो जिन्होंने पैदा किए, उनको भी अच्छा फायदा मिला है। तो ओके, आप देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिला है। तो हम हुँ, नहीं हुँ, ये बोल नहीं सकते हैं कि एमएसपी से अभी ये दालों का रेट तो कम है। वो तो खैर की बात है, दैट्स समथिंग कंसर्न। सो इफ हुँ, द हुँ, गवर्नमेंट डज समथिंग टू दैट इज प्रैक्टिकली वेल। बट इफ यू सी ओवरऑल आप देखते हैं कि प्राइसेस तो एमएसपी से ज़्यादा है। एमएसपी नहीं, आप हम तो बोले थे कि इन सम केसेस मोर देन डबल देन दैट ऑफ एमएसपी। जी, बिल्कुल स्पेशली जो जो तिलहन है उसमें तो बहुत बहुत ज़्यादा प्राइसेस गए हैं। किसानों को उसका बहुत फ़ायदा भी मिला, सरसों ख़ास तौर पर। पिछले 2 साल से तो सरसों की जो कीमतें हैं वो काफ़ी लगातार बढ़ती ही गई हैं और काफ़ी बढ़ गई हैं। तो उसका असर घरेलू बाज़ार में सबने देखा ही है। हमारी सरसों एक्सपोर्ट हुई और हम लोगों ने महँगा सरसों का तेल खरीदा और खाया। किसान को तो फ़ायदा हुआ। लेकिन इसके साथ में जब एमएसपी की बात हम जब करते हैं, सरकार ने एक एमएसपी तय किया, कभी किसानों को उससे ऊपर मिलता है, हालाँकि ऐसा कम हो पाता है, जो अब हो रहा है, हो रहा ये है। अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं और बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनको कि एमएसपी का भी फ़ायदा नहीं मिलता, उनको उससे नीचे ही अपनी फसल बेचनी पड़ती है। तो ऐसे किसानों के लिए जब ये एमएसपी बढ़ भी जाए, तो उसका उनको कितना फ़ायदा पहुँचेगा? जो सरकार ने इस बार बढ़ाया। नहीं, किसानों को फायदा मिलेगा जब वो उनको इनकार करना है। अगर कोई बोलता है कि अरे यार एमएसपी 215 है, मुझे 200 में 2015 है, मुझे इससे कम तो ये होगा वो होगा, उनको बेचना नहीं, उनको देना नहीं। मेरे हिसाब से एक किसान नहीं, एक एफपीओ जैसा फॉर्म करना है। एक किसान के बदले 10 किसानों मिलके वो अगर वो बार्गेन करे तो उनके लिए अच्छा रेट मिलेगा। ये हम तो जब बचपन में पढ़े हैं ना, जब 4 गाय घास खा रहे थे, जब वो आई मीन व्हेन दे वर यूनाइटेड, व्हेन दे वर टुगेदर, जब वो साथ-साथ थे, कुछ नहीं किया। जब वो सब अलग हो गए, झगड़ा किया, अलग हो गया, तो शेर ने आके एक-एक खा लिया। तो तो मैं उसी वही लेसन देंगे फार्मर्स को। आप सब मिल-जुल के, आप जो बार्गेनिंग पावर चाहिए, उसके लिए आप मिल-जुल के
आप बार्गेन करना है, अगर आप अकेले जाएं तो ऐसा ही हो। डॉक्टर वीके मैं सिंह जी। हाँ, मैं एक चीज जोड़ना चाहूँगा। एमएसपी एक चीज है, सरकार की तरफ से एक आश्वासन है कि आप प्रोड्यूस कीजिए, इस भाव पे हम लोग ले लेंगे, ले सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, लेते हैं या नहीं वो अलग चीज़ है। कई जगह तो मैकेनिज्म नहीं है, जैसे बिहार वगैरह में एमएसपी का प्रोक्योरमेंट का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो वो अलग चीज़ है, वहाँ भी किसान लोग पैदा कर ही रहे हैं और करके बेच रहे हैं, और मेरे ख्याल से एमएसपी का फ़ायदा तो उनको नहीं उठा रहे हैं। लेकिन एक जो दूसरी चीज़ है जो आपके समझ में लाना चाहता हूँ, जो हम लोग फसल सरकार द्वारा कर रहे हैं, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। यदि कॉस्ट ऑफ जी प्रोडक्शन कम हो जाए जी और एमएसपी के बराबर या उसके थोड़ा ही नीचे उनको मिले, तो वो जो गैप जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी का बढ़ जाता है। अब हम जी लोगों ने स्टडी किया, एक साइंटिफिक स्टडी है, कि खाली मौसम की उसको जानकारी पहले मिल जाए, जी कि उसको क्या करना चाहिए उसके फसल के लिए, तो सिर्फ ये जानकारी मिल जाए तो दो तीन स्टडीज है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का है, NCMR WF का है, कि सिर्फ इससे करने से किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है, हुई है, उन्होंने प्रूव किया है। तो हम जी लोगों ने क्या किया कि फसल, जो जितने भी किसान हैं जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम एडवाइस देते हैं कि अभी बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, या इस फसल में अभी इस स्टेज में आपको यूरिया लगाना है, मत लगाइए, आगे बारिश हो जाएगी, धुल जाएगा, या अभी आप लगा लीजिए, या पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब अग्रिम जानकारी हम किसानों को दे पाते हैं। उसके जी हिसाब से उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है डिस्टिंक्टली कम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमसे जुड़ें और उनको हम एडवाइस दें कि वो टाइमली अपना एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर सकें। साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि उनके आसपास के मंडियों में क्या कीमतें हैं और कीमतों का क्या रुख रहेगा, ताकि उस जो एक जो धारणा बनती है मार्केट की, वो किसानों तक पहुँचे, किसान समझे, अपना डिसीजन ले ले कि हम आज बेचें कि मैं रोक लूं, 10 दिन के बाद बेचूं। ऑफ कोर्स किसान को अपना डिसीजन लेना पड़ता है, उसको ज़रूरत है तो वो लेता है, अपनी डिसीजन खुद लेता है, लेकिन एक गाइडेंस हम लोग जरूर देते हैं। जी ऑन टॉप ऑफ इट वी ऑल्सो वी आर एबल टू असेस जो उनकी कितनी प्रोडक्शन होने वाली है। हम लोगों ने बड़ी सटीक पूर्वानुमान दिए हैं फसल के, जो कि साइंटिफिकली प्रूव था। हमने बोला था कि आपको 1 एकड़ में 1.5 क्विंटल होगा या 2.25 क्विंटल होगा, और बाद में क्रॉप कटिंग हुआ तो करीब करीब उतना ही निकला। उसके ऊपर उसी के ऊपर हम लोग को पुरस्कृत भी किया गया। उसको यदि बहुत सारे किसान मिल जाए, हमारे पास ऑन बोर्ड हो जाए, फसल सलाह में आ जाए, तो हम एक एरिया का प्रोडिक्शन कर सकते हैं वेल इन एडवांस, कि भाई इस लेट्स से सरसों की जब सीजन होती है तो अलवर में कितना होगा, भरतपुर में कितना होगा, या आगरा में कितना होगा। हम 1 महीना 1.5 महीना पहले बता सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है पिछले साल से 10% ज़्यादा होगा, 5% ज़्यादा होगा। और ये बड़ा सटीक होता है, ये साइंटिफिक है, कोई अनुमान वाला नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि जो सरकार का अपना मेथड होता है वो डेटा कलेक्शन का, तो जब तक ये इंफॉर्मेशन उनके पास आती है तब तक क्राइसिस हो जाता है, एकदम से क्राइसिस हो जाता है, प्राइसेस बढ़ जाती है, राइटिंग शुरू हो जाती है, इट्स टू लेट फॉर देम टू रिएक्ट। बट इफ वी आर एबल टू असेस द क्रॉप well in advance, there is chance to operate either from buffer stock or for plan for import or plan for exports, because एकदम से कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती। हमने पहले देखा है, मैं खुद इस सिस्टम में रहा हूँ, मैंने देखा है एकदम से शॉर्टेज हो गई, फिर बाजार में निकले, इंपोर्ट करना है, कहाँ से करें, रेपसीड लाना है, कनाडा से लेना है। कनाडा से एकदम से कोई लेके बैठा नहीं हो आपके लिए, वो आएगा, आपके जहाज में लोड होगा, 20-25 दिन जहाज को लगेगा, तो 25-30 दिन के बाद कीमत कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी।
यदि पहले से मालूम हो कि हमको सरसों की पैदावार कम होने वाली है, रेपसीड इंपोर्ट करना है, तो हम पहले से प्लान करके लाके उसको बफर स्टॉक में टैंक में डाल दिया। जब प्राइस बढ़ी तो टैप खोल दिया, और जब प्राइस घटी तो टैप बंद कर दिया। तो ये जो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हर एक कंट्री करती है। चाइना में आप सुब्बू साहब आप बता सकते हैं, अमेरिका में है। ये इस तरह की स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमने अभी तक इतने साल हो गए, 70 साल में भारत सरकार में मैंने नहीं देखा सेव एंड एक्सेप्ट वीट के लिए एफसीआई के गोडाउनों में होती है। उसका पूरा विवरण होता है सरकार के पास और पब्लिक के पास भी कि गोडाउन में कितना पड़ा हुआ है। तो इसी तरह स्ट्रेटेजिक रिजर्व पल्सेस की, एडिबल ऑयल्स की, अनियंस की, ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जो हम लोग फसल साला द्वारा किसानों को बोलते हैं, टू गो फॉर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अभी तक किसान तोड़ा और तुरंत से आपने देखा होगा ट्रॉली में ला दी, बैग भी नहीं होता, उठा के मंडी में पहुंच जाते हैं। जिस चाहे मॉइस्चर कंटेंट ऊंचा हो या नीचा हो, वो एकदम से मार्केट में पहुंच जाते हैं। जैसे हार्वेस्ट हुआ, उनकी ज़रूरतें होती हैं शायद, लेकिन उसको चाहिए कि विलेज लेवल पे कुछ प्रोसेसिंग करे, बैगिंग करे, पैकिंग करे, कुछ प्रोसेस करके बेचे, तो किसान की आमदनी वैसे ही बढ़ जाएगी। एक दूसरी चीज़ जो अभी इमर्जिंग मार्केट इंडिया में जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, उसका ये है कि लोग बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। उनको दे आर विलिंग टू पे हाई प्राइस फॉर स्पेशल वैरायटी विच यू प्रोड्यूस। तो हम लोग फसल सलाह में भी देते हैं कि आप इस वैरायटी को लगाइए, छोटे जगहों में लगाइए और उसको मार्केट कीजिए। उसकी कीमत आप जो नॉर्मल है उससे 1.5 गुनी 2 गुनी मिलेगी टमाटर में, या ये जैसे कि और पैडी में है, कुछ स्पेशल वैरायटीज़ है। बासमती राइस तो है ही, बासमती राइस के अलावा भी और भी चीज़ें हैं। बिहार में कुछ कुछ वैरायटीज़ है जो बड़ी प्रीमियम है, जो कि लगा करके और प्रीमियम मार्केटिंग कर सकते हैं, उसको बैगिंग करके उसको कर सकते हैं। एक प्रीमियम प्रोडक्ट जो उन्होंने सुबह साहब ने बोला एफपीओ बना करके, यदि मैं 10 किलो या 20 किलो या 200 एक टन प्रोड्यूस करूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही यदि 100 टन 200 टन होकर के पैकेज होकर मार्केट में पहुंचता है तो उसका वैल्यू होता है। तो वो सब चीज़ एफपीओ कर रही है, सरकार कर भी रही है, लेकिन ये एक सही कदम हम लोग खुद फसल सलाह के द्वारा किसानों को इनकरेज करते हैं कि आप इस तरह की एक्टिविटीज लें। जी, मैं सुब्रमण्यम साहब से जानना चाहती हूँ कि एग्रो टेक्नोलॉजी बहुत बेनिफिशियल है किसानों के लिए। इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि बहुत तरह से किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनकी मदद की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें, साक्षरता एक बहुत बड़ा इशू रहा है बहुत हद तक, और अभी क्योंकि डिजिटल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं भारत सरकार ने, फिर भी किसान अभी तक एग्रो टेक्नोलॉजी का उस तरह से फायदा नहीं उठा पा रहा। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या है रोड ब्लॉक्स? नहीं, रोड ब्लॉक्स कुछ नहीं है, क्योंकि अभी एग्रो टेक्नोलॉजी अभी पिकअप हुआ है, अभी शुरुआत हुआ है और अच्छी तरह से प्रोग्रेस हुआ है। आप देखिए तो इस बार बजट में हमारे लिए ये ड्रोन यूसेज के लिए पॉलिसी आया है। तो ये ड्रोन यूज़ करने से ये जो आप पेस्टिसाइड लगा रहे हैं, फर्टिलाइज़र लगा रहे हैं, उसका ऑप्टिमम कर सकेंगे, क्योंकि ज़्यादा से नहीं करेंगे। जो चाहिए, अगर वो आपके पौधे के लिए 10 मिलीलीटर चाहिए तो वैसे ही उतने ही आप वो ड्रोन करेगा। तो उसका आ रहा है, और जो ज़्यादातर ऐप आ रहे हैं आजकल, क्या हो रहा है कि आप एक फ़ोटो खींच के आपके जो पौधा है, पौधे का वो जो लीफ है उसका वो एक फ़ोटो खींच के आप भेजेंगे तो बोलेगा कि आपका फसल कैसा आ रहा है, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है। तो टेक्नोलॉजी अब इम्प्रूव हो जी, रहा है, या हम फसल प्रोग्रेस। सलाह में ये करते हैं, फसल सलाह हाँ, में भी हम ये करते हैं। जी। तो ये अभी अभी शुरुआत हुआ है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ तो अभी शुरू हुआ है। आप मुझे आप पूछेंगे तो मैं बोलेंगे धन्यवाद कोविड का, क्योंकि कोविड से ही, जब कोविड हुआ है तब लोग एक दूसरे को देख नहीं पाए, तो तब से ये टेक्नोलॉजी नहीं, एक हिसाब से इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल सकते हैं, क्योंकि इस जी, हिसाब से बहुत सारे स्टार्टअप आए हैं
और जी आप गूगल में सर्च करेगा तो सभी के लिए स्टार्टअप्स है, सबके लिए। आपका फसल सलाह में बोल रहे हैं, बहुत खुश की बात है कि ये सॉल्यूशन दे रहे हैं आप। ये जो फसल का फोटो खींचेंगे तो आपको 10-15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में आपको ये पता चला जाता है कि उसका क्या प्रॉब्लम है। जी। और उसका जो फसल, सॉल्यूशन क्या है, उसका समाधान भी हम देते हैं साथ में। हाँ, वही तो बोल रहे हैं। जी जी बहुत जी संतुष्ट की बात है कि ऐसा जी सब हो रहा है। तो जी ऐसा भी हो रहा है, तो अब वेदर का प्रेडिक्शन भी आप दे रहे हैं, वो भी मुझे पता है कि अब कल क्या होने वाला है, या 2 हफ्ते में क्या बारिश आ रहा है या नहीं, जी, उसका भी आप अगले सलाह। 10 दिन तक का प्रेडिक्शन। जी हाँ, वैसे तो जी ये सब टेक्नोलॉजी का ये एक परिमाण है, ये जो जी इट्स वन पार्ट ऑफ योर टेक्नोलॉजी। सो जी ये हो रहा है। मुझे आप पूछेंगे तो टेक्नोलॉजी अभी चाहिए कि ठीक तरह से ये अनुमान करना है कि फसल का प्रोडक्शन, व्हाट इज यस एग्जैक्ट प्रोडक्शन, वो साइंटिफिक वो हमें चाहिए। और उसका जी एक्सपेरिमेंट भी अभी शुरू किया है। 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है वो, जो सरकार उनसे मिलके जुल के कुछ हो रहा है, एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हुँ, अगर वो प्रूव हो जाए तो उसका शुरुआत होने वाला है। ये जो एग्री स्टैक जो गवर्नमेंट ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डिजिटल आप बोल रहे हैं, डिजिटल फार्मिंग, डिजिटलाइज फार्मिंग है, उसके हिसाब से ये भी अभी करने वाले। तो आई सी ए ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि बहुत पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। आप खेती में भी बोले तो हमारा आई थिंक वी हैव टू रियली लुक एट थिंग्स वेरी पॉजिटिव, बिकॉज आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू बी, अभी खेती का बहुत डिमांड होगा। आप देखें तो सी ये बोल रहे थे कि सब लोग खेती से चल गए, लेकिन आप इनका 5 या 6 वर्ष में लोग खेती खेती की तरफ आएंगे। खेती की तरफ जी, बहुमूल्य बहुमूल्य एक सेक्टर नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल, वन ऑफ द बिल्कुल। मोस्ट वैल्यूबल सेक्टर्स। एंड अभी इसका रोल बढ़ने वाले हैं। आपको ड्रोन आने वाले हैं, या ये बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब मिलके एक बहुत सारे बिग चेंज हो रहे हैं। एक आप बोले कि रेवोल्यूशन आ रहा है एग्रीकल्चर, इंडियन जी, एग्रीकल्चर। जी, तो ऐसे जब हम प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे कृषि में जितनी नई-नई चीज़ें अब आती जा रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि पहले तो किसान एक तो रीच नहीं थी वहाँ तक, दूर-दराज के इलाकों के किसान और छोटे किसान वो उतना ज़्यादा ना जानकारी पहुँच पाती थी उन तक, ना ही सुविधाएँ पहुँच पाती थी उन तक, टेक्नोलॉजी थी नहीं, वो पूरी तरह वेदर पे डिपेंडेंट थे। अब ये टेक्नोलॉजी है, जैसे हम फसल सलाह में हम वेदर फ़ोरकास्टिंग देते हैं, मौसम का पूर्वानुमान देते हैं, हम किसान को बता सकते हैं कितनी नमी होगी, कितना बारिश होगी, कब कब बारिश होगी, नहीं होगी, धूप का, तापमान का सब कुछ बताते हैं, जिसके आधार पर वो अपनी फसल के लिए फैसला ले सकता है। और शर्मिष्ठा, सिर्फ मैं जी, एक एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जब हमने जी, जब फसल सलाह की शुरुआत की थी, तो जी, इसीलिए की थी कि किसान को सही सलाह सही समय पर उसके क्रॉप उसके एरिया में मिले, जी, जनरल नहीं। अभी तक क्या जी, हो रहा था, जो हमारा अनुभव जी, रहा है, कि किसानों को जनरल एडवाइजरी सरकार के द्वारा या उनके जो विलेज लेवल वर्कर्स हैं उनके द्वारा मिला करती थी कि भाई वहाँ बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। लेकिन मैं यदि किसान हूँ और मेरा खेत मान लो मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मैं सोयाबीन लगा रहा हूँ, इस तारीख को लगा रहा हूँ, मैं कौन सी वैरायटी लगाऊं और उसमें क्या असर होगा, ये हम सटीक सलाह उनको देते हैं। जी, और उस उनसे सलाह तो जाती है उनके डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप सिचुएशन। हमको मालूम है कि आज उन्होंने बीज लगाया है, तो 10 दिन के बाद वो बीज का पौधा उग आया होगा, 10 दिन जी, के बाद थोड़ा रूट निकल आया होगा। उस समय जी, क्या करना चाहिए, साथ जी, साथ किसानों को बोलते हैं कि आप उसकी हमको पिक्चर भेजो, तो उससे जी, वो अंदाजा लग जाता है कि इसमें सॉइल में नमी कितनी है, और जी, सही उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। फिर सलाद उसको हम चेंज करते हैं। यही नहीं बल्कि किसान को मालूम नहीं होता कि 10 दिन के आगे क्या होने वाला है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत उमस होती है, बहुत गर्मी होती है, हीट भी बढ़ जाता है, तो उसमें बीमारी लगने की संभावना हमको दिख जाती है, किसान को नहीं दिखती है।
हम उनको पहले से बोलते हैं कि देखो भैया, अभी ये चीज होने वाली है, तुम्हारे इलाके में बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है, और उसमें तो मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा रहेगा, और फलानी आपको रस्ट होगा या पेस्ट होगा या फलानी बीमारी लगने की अंदेशा, उसका तैयारी कर लो। तो जी। उनको एक पहले से एडवाइस मिल जाता है, उसको एकदम से बर्बाद हो जाए उसके पहले वो तैयार रहते हैं। उसी तरह बहुत बहुत दफा होता है कि ओले पड़ने वाले होते हैं या बहुत बारिश होने वाली होती है, तो हम पहले एडवाइस कर देते हैं कि आपने जल निकासी का प्रबंध कर ले। या मान लो कि बहुत तेज से बारिश नहीं होने वाली है, आगे पौधा खड़ा है, और मेरे ख्याल से ये स्थिति आने वाली है इस साल कई जिलों में से अगस्त सितंबर में, तो हमको बोलना पड़ेगा कि आप इरिगेशन का प्रबंध कर लो, आगे बारिश नहीं है, ताकि खड़ी जी। फसल को नुकसान होना बहुत ही दुखद होता है किसानों के लिए। जी। तो ये सब जी। चीजें हम फसल सलाह के थ्रू कर रहे हैं। एक बिल्कुल। प्रॉब्लम जो चैलेंज हमको जो आती है, जिसमें हम सुब्बू साहब आपका भी विचार जानना चाहेंगे। यदि किसान बेचना चाहे प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो बेच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, क्वांटिटी स्टैंडर्ड पे फिक्स नहीं है। यदि कोई किसान बोलता है कि मेरे पास 10 टन दाल है, फलानी दलहन है, तो उसका क्या मॉइस्चर कंटेंट है, क्या ऑयल कंटेंट है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। होता क्या कि मंडियों में जाते हैं लोग, हाथ में उठा करके सूंघता है, दांत में दा के देखता है, उससे उससे प्राइस फिक्स कर देता है। वो भी बहुत साइंटिफिक नहीं है। लेकिन कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, कुछ छोटी छोटी मशीनें होनी चाहिए जो आदमी घर में लगाए और देखे, बोला कि मेरा क्वालिटी ए प्लस है या -A है, तो उस हिसाब से वो उसको बेच सके प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जो जो किसान बैठा है हरियाणा पंजाब में, वो केरला के यूजर को बेच सकता है। इसकी इसकी एक बहुत ही, मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लाने में एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों ने फेस किया। हम लोग चाहते थे कि फसल सलाह इसको यूज करें, लेकिन नहीं यूज करा है इस वजह से। जी, जो आप बोल रहे थे क्वालिटी के ऊपर, तो आजकल उसके लिए भी ऐप आया है। एक एक मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि इट विल बी लुकिंग लाइक एडवर्टाइजिंग फॉर दैट फर्म, तो मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक गुड़गांव बेस्ड एक कंपनी है जो दे हैव कम अप विद ऐप, जो आपका गेहूँ हो या चावल हो या मक्का हो, उसका फोटो लेके उनको भेजना है, तो वो उसका क्वालिटी बोलेगा, उसका मॉइस्चर, वो सब बता सकते हैं। तो उतना तक आया है। और एक दूसरा भी कंपनी है जो पंजाब में है, वो कंपनी, उस कंपनी ने मार्केट में अपना ये जो ऐप मशीन लगा है, तो वो मशीन स्कैनर जैसा काम करेगा। तो स्कैनर जैसा काम करेगा, जो आपका फसल वहाँ रखेगा, उसको स्कैन करेगा और तुरंत 20 सेकंड के ऊपर उसका रिजल्ट निकलेगा। तो वो भी आजकल आ रहा है, तो हमारा लिए सॉल्यूशन जल्दी आ रहा है। तो आज नहीं तो 6 महीने या 6 महीने नहीं तो 1 साल के अंदर ये सब आ सकता है, मिल सकता है। और जो पहले मैं बोला है कि आप उसका बीटा वर्ज़न चल रहा है, अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, तो चल रहा है, तो एक्सपेरिमेंट सब चल रहा है। तो ये खुशखबरी है, आप पूछिएगा। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। मैं बस चलते-चलते आप दोनों से ये सलाह एक लेना चाहूँगी अपने किसानों के लिए कि जो बढ़ी हुई एमएसपी है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप लोगों की क्या सलाह है? डॉक्टर सुब्रमण्यम, आप बताइए पहले। मैं तो 2 दूँगा। एक, एमएसपी तो लीगल, एमएसपी तो स्टैट्यूटरी नहीं है। स्टैट्यूटरी माने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एमएसपी ये नहीं है कि एमएसपी आपको देना ज़रूरी है। एमएसपी इसलिए किया है कि ये रेफ़रेंस प्राइस है गवर्नमेंट के लिए। जब एमएसपी से दाम कम जाता है, तो सरकार को स्टेप इन करना है जो प्रोक्योरमेंट के लिए। तो इसी हिसाब से सभी को कठिन हो रहा है। ये स्टैट्यूटरी बनना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हमने बोला कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे ऊपर केस किया है, ऑस्ट्रेलिया किया है, कनाडा किया है। ये सब जाकर हमारे ऊपर केस निकाले हैं, वो केस चल रहा है अभी आज तक। तो हम बोल रहे हैं नहीं, हम एमएसपी को
कंटिन्यू करेंगे, वही बोल रहे हैं। तो एक सलाह है, तो एमएसपी हम लीगल नहीं मांग सकते हैं। और दूसरा है कि जो सभी के पास जो स्मार्टफोन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, कि उसको उपयोग करना है, क्योंकि ये हमारा ये आजकल ये तो आप इसको उपयोग नहीं करने का नहीं जानते, तो आप अपने बच्चे से पूछिए, क्योंकि आजकल बच्चे सब चुस्त है, बहुत स्मार्ट है, तो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आजकल जो इन्फॉर्मेशन है, आपको मोबाइल में सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप गूगल कर लीजिए या कोई सर्च कर लीजिए, सब ऐप है। तो इसकी वजह से आपको ये मेरे ऑल इन ऑल मेरा एक ही माय what is it? My message for the day is try and use the mobile to the maximum extent possible to get as much details as possible. You should be armed with all these. So that is what I want. वही बोलना सर। थैंक यू। डॉक्टर वीके सिंह, आपकी सलाह। मैं सुब्रमण्यम साहब से 100% एग्री करता हूँ। मैं एक स्टेज ऊपर जाऊँगा। नंबर 1, एमएसपी। क्यों एमएसपी पे आप डिपेंडेंट है? आपको एमएसपी से ज़्यादा मिलेगा। आप प्रोड्यूस कीजिए क्वालिटी प्रोडक्ट जो मार्केट में ज़रूरत है, जिसकी ऐसी वैरायटी जो जिसके लिए बाजार बैठा हुआ है लेने के लिए, वो है। दूसरा, आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कीजिए और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कीजिए, फर्टिलाइजर कम कीजिए, उसमें आप मैन्योर या जो दूसरे जो इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं उसको यूज़ कीजिए, उसके आप कम पानी इस्तेमाल कीजिए। ये सब सलाह हम लोग फसल सलाह से देते हैं। और आपका मोबाइल फ़ोन यदि आपके पास है, आप चलाते हैं, जैसे सुब्रमण्यम का साहब ने कहा कि स्मार्टफोन रखिए। आप स्मार्टफोन में जो भी देखना है देखिए, फसल सलाह जरूर रखिए, क्योंकि उससे आपके फसल की पूरी जानकारी आपको हम लोग देंगे। उसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। यही मेरी सलाह। Sir, if I can add one thing, what you said on the crop value added, ये बोल रहे हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है कि सप्लाई डिमांड है, हम पैदा करके फिर उसके बाद हम बेचने के लिए जा रहे हैं। अगर पैदा करने के पहले हम कोई रिसर्च करें कि क्या चाहिए मार्केट में, क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से हम पैदा करें तो हमें बहुत अच्छा पैसा मिलना है। एमएसपी आप बोले ना, एमएसपी पे डिपेंड नहीं करना है, उससे बहुत अच्छा दाम है। अगर हम ये इसका जानकारी होना चाहिए हमें कि मार्केट को क्या चाहिए, तो उसे कैसे दूं, कैसा क्वालिटी दूं। अगर हम वो कर सकते हैं तो एमएसपी से बेहतर दाम मिल सकता है। नहीं सर, हम लोग फसल सलाह में आपको मैं जानकारी दे दूं, हम लोग किसानों को बोलते हैं कि ये ऑप्शन है आपके पास, ये बीज आप लगा सकते हैं। यू डोंट गो फॉर इफ यू यूज्ड टू ग्रोइंग पैडी, डोंट ग्रो पैडी, ग्रो समथिंग एल्स एंड आई विल गिव यू व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्या हो सकता है, हमको मालूम है आपका मिट्टी क्या है, सपोर्ट कर सकती है, और क्या वहाँ का वेदर होने वाला है, उसमें क्या आप लगा सकते हैं। वो डेटा हम पहले देते हैं, लेकिन डिसीजन तो किसानों को लेना होता है ना। उस सेट मतलब कि सालों से वही करते आए हैं, तो उनको थोड़ा मोड़ने में दिक्कत होती है। लेकिन हम लोग सलाह जरूर देते हैं कि ये आपकी जगह, आपकी मिट्टी और आपका मौसम, इसके जो आप लगा रहे हैं, उसके अलावा ये भी ऑप्शन है जिसमें आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, जो हम लोग बताते हैं। बल्कि 2 क्रॉप के बीच में टाइम विंडो भी मिलता है, 60 डेज का, 50 डेज का, उसको भी बोलते हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए। आप जमीन को प्रतिबद्ध खोलिए। जैसे ही आपने वीट हार्वेस्ट किया तो आप पैडी का, खरीफ का, रेनी सीजन का जरूरत नहीं है। आप कुछ मूंग लगा लीजिए, कुछ और लगा लीजिए, कुछ वेजिटेबल्स लगा लीजिए, वो सब हम लोग देते हैं फसल सलाह में सर। ये हमारी मेरा प्रयत्न रहता है कि किसान को जो जमीन है, जितना भी छोटा किसान हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सके। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर बीके सिंह एंड सुब्रमण्यम साहब। आप दोनों के अनुभव का मुझे लगता है कि जो भी हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देखेंगे, इस चर्चा को देखेंगे, ख़ासतौर पे हमारे किसान भाई,
और बहन जो देखेंगे इस शो को उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। और कुल मिलाकर जो इस पूरी चर्चा में हमें जो समझ आया वो ये है कि देखिए, बदलाव सृष्टि का नियम है। समय के साथ आपको बदलाव लाना होगा। आपको नई जो आधुनिक तकनीक है उसका फ़ायदा उठाते हुए, जो खेती पहले मतलब हमेशा आप निर्भर रहते थे मौसम पर और बाहरी चीज़ों पर, अब आप उनसे काबू पा सकते हैं, उन पर काबू पा सकते हैं, अपनी खेती को बेहतर कर सकते हैं तकनीक का सहारा लेकर। और मोबाइल फ़ोन तो आजकल लगभग ज़्यादातर लोगों के पास है। इनफैक्ट नंबर ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स जो शहरों में के मुकाबले मोबाइल हैंडसेट अब गाँवों में ज़्यादा हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चिन्ह है इस बात का कि मोबाइल फ़ोन सबके पास है, तो सारे किसान भाइयों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए अपनी आय को दोगुनी करने के लिए। जितनी एग्रो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका फ़ायदा उठाइए। फसल सलाह जैसा हमारा ऐप है, इसका फ़ायदा उठाइए। न सिर्फ़ जो आपकी परंपरागत फसल है, उसमें आप बेहतर पैदावार कैसे पा सकते हैं वो, इसके साथ ही जहाँ आप रहते हैं, वहाँ का मौसम, वहाँ की मिट्टी, उसके अनुसार आप एक नई फसल को उगाने की चुनौती भी ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरी मदद मिलेगी, एक्सपर्ट्स की राय मिलेगी। तो इससे बेहतर अब मौका नहीं है, हम कृषि को बहुत फ़ायदेमंद, जैसा कि आप दोनों ने कहा कि एमएसपी से बेहतर आय आप अपनी फसल से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार।